बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम फुलबेरी के नुस्खे के बारे में ये वीडियो करने जा रहे हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ये फुलबेरी की जो दवाई है वो है। तो ये वीडियो हम तकरीबन 1 साल पहले भी कर चुके हैं, उसमें मुकम्मल नुस्खा डिटेल के साथ बता दिया था। लेकिन कुछ लोगों की रसाई उस वीडियो तक नहीं हो पाती, गो कि वो यूट्यूब पे मौजूद है, तो वो लेटेस्ट वीडियोस देख के तो फिर बार बार ये मैसेजेस करते हैं कि हमारे साथ नुस्खा शेयर किया जाए, आपने नुस्खा शेयर ही नहीं किया। और दूसरी वजह ये थी कि कुछ दोस्त मैसेजेस करते हैं कि हमें उर्दू समझ नहीं आती, आप अद्वियात के नाम भी तिब्बी ज़ुबान में बता देते हैं। सो ना हमें आपकी बात की समझ आती है और ना दवाइयों की समझ आती है। तो आप इसके लिए कुछ ऐसी तदाबीर करें कि हमें भी ये समझ आ सके। तो उनके लिए इंशाल्लाह इस वीडियो का हम इंग्लिश सबटाइटल जो है वो भी देंगे, और जो अद्वियात हैं उनके नाम हम अंग्रेज़ी में भी बता देंगे कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इनको ख़रीदना पड़े तो आप किस नाम से इसको ख़रीदेंगे। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो आइए नुस्खे की तरफ चलने से पहले थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर लें, क्योंकि हम फुलबेरी के बारे में तो डिस्कशन नहीं करने जा रहे, लेकिन ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये दवाई इस्तेमाल कितनी देर करना पड़ती है। अगर आपकी बीमारी 3 साल से कम अरसा पुरानी है तो फिर हमारे मुशाहिदे की बात है, हमारे तजर्बे की बात है कि तकरीबन 6 से 8 माह में और मैक्सिमम 1 साल में ये जो आपका मर्ज़ है वो जाता रहेगा। और जो 3 साल पुरानी फुलबेरी है, मैक्सिमम 3 ईयर्स, तो वो जिस्म के बहुत कम हिस्सों पे होती है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है। अब किसी की बॉडी का 50% हिस्सा, 40%, 60% या 30% इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि वो फुलबेरी की ज़द में आ चुका है, तो उसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि कितनी देर दवाई इस्तेमाल करना पड़ेगी, लेकिन ये हम श्योरली कह सकते हैं गो कि इस बात पे हमारा मुकम्मल यकीन है कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अगर इस दवाई के ज़रिए आपकी शिफा रब ने लिखी है तो ही शिफा होगी, अदरवाइज़ उस पे जो मर्ज़ी हो ये कारगर नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने अद्वियात में असर भी रखा है, ये अपनी तासीर भी रखती हैं, और जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपना असर ज़ाहिर भी करती हैं। तो इस दवाई से फुलबेरी ठीक हो जाएगी, ये बात हम श्योर हो के कह सकते हैं, क्योंकि ये फुलबेरी का ट्रीटमेंट है और आजमूदा ट्रीटमेंट है। इससे मरीज़ ठीक भी हुए हैं, इससे मैं ख़ुद भी ठीक हुआ हूँ। लेकिन 3 साल से जो ज़्यादा अरसा पुराने मरीज़ हैं उनके बारे में ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उनको कितनी देर तक ये दवाई इस्तेमाल करना पड़ेगी। सो इसलिए ये मैं माज़रत करूँगा कि मैं ये जवाब तो नहीं दे सकता कि आपको कितनी देर खाना पड़ेगी। और दूसरी यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि ये दवाइयाँ बेचना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है, हमारा बिज़नेस कुछ और है। ये दवाई अगर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला जाता है, और जो अद्वियात हमसे ख़रीदते हैं ये ऑनलाइन, उनको पता भी होगा कि ये फ़ौरी दस्तयाब भी नहीं होती। जब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर उनको टाइम दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास खुद टाइम कलील होता है, सो अद्वियात की तैयारी के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, और जो इसमें बापची को मुदब्बर करने वाला मसला है वो 8-10 दिन वैसे ले जाता है, तो इसलिए ये फ़ौरी दस्तयाब नहीं होती। तो आइए इसके अज्जा की आपको पहचान करवा देते हैं, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर कर देते हैं, और हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इसे ख़ुद घर पे तैयार करें। हमारे पास महदूद मिक़दार में बनती है और सिर्फ़ उन मरीज़ों को ही हम बेचते हैं, जैसा कि घरेलू ख़वातीन हैं जो ये अमल समझती नहीं हैं, वो नहीं कर सकती, या ऐसे बिज़ी जॉब्स वाले अफराद हैं जिनके पास टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो उनकी मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने बागची है। तो बागची आप देखेंगे इस तरह हमें बाज़ार से मिलती है। इसमें बहुत सारी दीगर आमेज़ें होती हैं, इनमें तिनके होते हैं, कंकर होते हैं, मुर्दा बीज होते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जब इसको हम भिगोएंगे तो इसके जो बीज ऊपर आ जाएंगे हमने वो भी निकाल देने हैं, क्योंकि वो भी सेहतमंद नहीं होते, जो नीचे बैठेंगे हमने जस्ट वही लेने हैं। तो अब ये दूसरी चीज़ आपके सामने है, ये जावत्री है। तो जावत्री तकरीबन साफ़ ही मिलती है, इसमें बहुत कम आमेज़िश होती है,
अगर कोई ब्लैक कलर में आ जाए या दीगर कोई पार्टिकल, कोई जायफल का टुकड़ा आ जाए तो उसको आप निकाल लें, अदरवाइज़ ये तकरीबन ठीक ही होती है। और ये तीसरी चीज़ है गंधक आंवला सार, ये हमने इसका सफ़ूफ़ बना लिया, इसको कपड़ छान कर चुके हैं। तो आप वो भी देख लें, बाज़ार से ये इस तरह डलियों की फॉर्म में मिलती है। तो ज़र्द रंग की बहुत खूबसूरत दिलनुमा और बल्कि खुशनुमा डलियाँ होती हैं, लेकिन इससे एक नागवार सी बू आती है, जो इसकी खूबसूरती को मांद करती है। तो ये गंधक आंवला सार हो गई। अब इनके औज़ान की बात कर लें, तो औज़ान जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबची जब आपने इसको शुद्ध कर लेना है, मुदब्बर कर लेना है, उसके बाद 5 तोले चाहिए, खुश्क बाबची 5 तोले। उसके बाद 2.5 तोले आपको यानी कि इसके हाफ़ चाहिए जावत्री, और जावत्री से आधा तोला कम यानी 2 तोले आपको चाहिए गंधक आंवला सार। तो ये इसकी रेशो है, आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक आप बाबची को 10 तोले कर लें तो फिर आपको जो जावत्री है वो 5 तोले करनी पड़ेगी, और जो इसमें गंधक आंवला सार है वो 4 तोले होगी। और 1 तोला 12 ग्राम का होता है। आप इसको मल्टीप्लाई फिर कर सकते हैं जितना आपने वज़न बनाना हो। तो आई होप अब इसकी जो फार्मूलेशन है उसके औज़ान में कोई आपके जहन में सवाल नहीं बचा होगा। अब आपके जो औज़ान हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि ये किस वज़न में चाहिए। ये शोर आप महसूस कर रहे होंगे, सामने रोड है तो रोड से चीज़ें गुजरती हैं, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये इसके औज़ान हो गए। अब इसमें बाबची को मुदब्बर करने वाला जो सीन है उस पर अलग वीडियो मौजूद है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो आप देख लें किस तरह मुदब्बर किया जाता है। मैं आपको रफली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने बाबची को लेके इस जब मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लेंगे, एक मरतबा उसको सादा पानी से धो लें। धोने के बाद आप उसको बर्तन में डालें, अदरक का पानी जो है वो डालते जाएं, जब तकरीबन उससे 2 इंच तक ऊपर आ जाए अदरक का पानी, तो यहाँ तक आपने पानी डालना है। ये आपने तरीका रखना है। और जब 24 आवर गुजर जाएंगे, अब इसने उस पानी को आपने वेस्ट कर देना है और बाबची में नया अतर का पानी डाल देना है। यूँ 7 मरतबा किया जाता है, यानी 7 दिन में ये मुदब्बर हो जाती है। उसके बाद इसको साफ़ पानी से धो लेते हैं, धोने के बाद इसको सुखा लेते हैं, तो फिर ये काबिल इस्तेमाल है। इन तीनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है, बिल्कुल बारीक। इसको कपड़े की मदद से छान लेना है, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ आपको चाहिए, क्योंकि जितना बारीक होगा उतनी जल्दी ये खून में शामिल होने की सलाहियत रखेगा। जितना मोटा होगा ये मैदे में ज़्यादा देर पड़ा रहेगा और हमारे मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगा। जब इसको बिल्कुल आप पाउडर फॉर्म में कर लें, यहाँ पे एक सवाल किया जाता है इनको अलग अलग ग्राइंड करना है या इकट्ठा ग्राइंड कर लें, तो बेहतर यही होता है आप अलग अलग ग्राइंड कर लें। और उसकी मसलहत ये है कि एंड पे जो चीज़ बच जाती है हम उसको फेंक भी सकते हैं, कोई उसके छिलका हो सकता है बाबची का, इस तरह। अगर हम इसको मिक्स करके करेंगे तो फिर हम उसको फेंक कुछ नहीं सकते, फिर हमको सब मुकम्मल तौर पे ग्राइंड करना होगा। जो ग्राइंडर में नई चीज़ आएगी फिर उसको हमने हावन दस्ते की मदद से कूट के लेकिन उसको शामिल करना है। तो वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जावत्री को अलग से पीसना बहुत मुश्किल होता है, इसमें ऑयली होती है तो वो मुश्किल हो जाता है। मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके ही ग्राइंड करता हूं और एंड तक जो भी बचता है फिर मैं उसको इसमें शामिल कर लेता हूं, और अमूमन हमें हामन दस्ते की ज़रूरत उसमें पड़ती है। अच्छा, अब आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया। अब आ जाए इसकी मिकदार खुराक की तरफ कि इसकी मिकदार खुराक क्या है। तो जो अडल्ट हैं यानी कि 12 साल से ऊपर हैं, उनको आप ये 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम दे सकते हैं। यानी कि 00 साइज़ के, ये जिस तरह आप कैप्सूल देख सकते हैं ये 00 साइज़ के हैं। तो ये आप 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम खाने के बाद, क्योंकि खाने से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मरीज़ों में ये इसकी कंप्लेन है कि जी मुतलाने लगता है और फीलिंग कुछ अजीब सी रहती है मैदे के हवाले से। तो बेहतर यही है कि आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर खाने के पहले आपको मुआफ़क़ आते हैं तो पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नो इशू। कोई इसका ऐसा सच एज़ नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से 12 साल के, उनको ये जो कैप्सूल है 500 मिलीग्राम का, ये एक सुबह और एक शाम दिया जाता है। और जो इससे छोटे बच्चे हैं ये कैप्सूल हाफ़ सुबह और हाफ़ शाम दिया जाता है। पानी में घोल लें, शहद में घोल लें, किसी चम्मच की मदद से उनको दे सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है ये हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हामला ख़वातीन के लिए हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि ये कोई इतनी तेज़ी से तो फैलती नहीं है, साल हर साल लोग इसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। सो वो डिलीवरी वगैरह से फ्री होने के बाद इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिलीवरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनके साथ ये दवाई को इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है। आप इसको डिलीवरी के बाद ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सूदमंद रहेगा और आप किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रहेंगी। तो ये नुस्खा है
और ये मेरे मुजर्रबात में से है, इससे मैं ख़ुद ठीक हुआ हूँ और इसके अलावा और मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और चंद एक का पॉजिटिव रिज़ल्ट भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी 2-3 माह हुए हैं, तो आई होप कि 6 मंथ में इनका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ये फुलबेरी का नुस्खा तैयार करने की मुकम्मल तरकीब भी देखी, इसके अज्जा की पहचान भी की और इसमें क्या क्या ऊंच नीच है वो भी सारी हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब कोई सवाल बाकी बचा नहीं होगा इसके औज़ान के हवाले से, इसकी मिक़दार ख़ुराक के हवाले से। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि परहेज़ की जब बात की जाती है ना, तो परहेज़ तब किया जाता है जब हमारे पास ये कोई सॉलिड रीज़न हो कि इसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो अभी तक हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि ये बीमारी होती क्यों है। जब हमें यही नहीं पता कि ये होती क्यों है, तो फिर हम इसमें परहेज़ कोई मुस्तनद तरीके से नहीं बता सकते। लेकिन जो अतबा ने लिखे हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं और जो ख़ुद मैंने किए, उन परहेज़ की बात कर लेते हैं। तुर्श अशिया जो हैं उनसे फुलबेरी होती नहीं, लेकिन फैलने की भी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। तुर्श अशिया को बंद कर देना चाहिए। सी फूड्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अगर खाएं तो उनके बाद पानी हरगिज़ ना पिएं। और इसके अलावा आप बैंगन इस्तेमाल ना करें, कच्चा प्याज इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करें और कोशिश करें अपने मैदे को ठीक रखें। जो शकील ग़िज़ाएँ हैं, बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तली फ्राइड जो आइटम्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है फिर इन चीज़ों से देखा गया है कि बढ़ती है। सो इन चीज़ों का परहेज़ करके कच्चा जो दूध है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें हल्की सी पत्ती जो है वो डाल लेनी चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर परहेज़ करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यही इसके परहेज़ों की जो बात है, क्योंकि मुस्तनद तौर पे तो हम जब इस नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाते कि ये होती क्यों है, तो फिर हम परहेज़ों को कैसे इस तरह लागू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये ख़ुद मैं परहेज़ करता रहा हूँ और क्योंकि मैं ठीक हुआ हूँ इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी ये परहेज़ करें। और ये लॉजिकली समझ भी आते हैं कि इन चीज़ों से ये जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हैं वो ज़्यादा क़ुव्वत पाती हैं और उनके फैलने की रफ्तार बढ़ती है। सो इन चीज़ों का परहेज़ करके आप दवाई को इस्तेमाल करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और पीछे मुड़ के मत देखें मुझे 1 माह हो गया, 2 माह हो गए, 3 माह हो गए। आप खामोशी से दवाई इस्तेमाल करते रहें और अल्लाह पे यकीन रखें। ये बेहतरीन नुस्खा है और इंशाअल्लाह ताला इससे आप ठीक होंगे। जस्ट हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी देर में होंगे, लेकिन ये फुलबेरी का एक कामयाब नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।